हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमें लगा था कि उन तीनों बॉयज में से शायद यामा की कॉल जूनकू से मिली है, लेकिन एक्चुअली जूनकू किसी और को ही कॉल कर रही थी और वो तीनों बॉयज डिसअपॉइंटेड रह गए थे। उसने एक्चुअली अपने कोलीग को कॉल की थी और वो काम से रिलेटेड उससे कुछ मशवरा लेना चाहती थी। उसका वो कोलीग अपनी फील्ड में बहुत स्पेशलाइज्ड था। वो बहुत प्रोफेशनल होता है और बताता है कि जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन ले पाते हैं उन स्टूडेंट्स में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। और फिर वो इन दी एंड यही कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रही हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है यूरी वहाँ एडमिशन नहीं ले सकता, वो इस काबिल ही नहीं है, ना ही उसमें वो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जूनकू फिर भी यही सोचती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे वो यूरी की तैयारी अपनी तरफ से 100% कराएगी। अब एक दिन एतो भी साथ बैठी हुई थी। एतो ने एक्चुअली एकेडमी में एडमिशन सिर्फ यूरी के पीछे लिया था। आज वो बातों बातों में कहती है कि मैंने कोई भी फील्ड सिलेक्ट नहीं करनी और ना ही मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाने का कोई भी शौक है। ये ना हो कि मेरी लाइफ भी वहाँ जाने के चक्करों में बिल्कुल टीचर की तरह से डिजास्टर हो जाए। उसने जूनकू को टॉन्ट करा था और ये बात यूरी को बहुत बुरी लगती है। वो फौरन से उसे शट अप करा देता है। जबकि उधर मासाशी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर किया हुआ था जूनकू के लिए। वो उसको इनवाइट करता है कि इस वीकेंड पर तुम मुझसे ज़रूर मिलना। वो मान जाती है और वो बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसी वक्त उसके ऑफिस में एक क्लाइंट आ जाता है और उसे इमरजेंसी वर्क करना था। उसकी कोशिश थी कि वीकेंड से पहले पहले किसी न किसी तरह ये काम ख़त्म कर दे ताकि उसका ये प्लान रुइन ना हो जाए। बहुत सालों में पहली दफ़ा उसने हिम्मत बंधाई थी। जबकि जूनकू को एक दिन यामा मिलता है जो उसे अपने साथ ड्रिंक कराने के लिए बार में लेकर जाता है। यहाँ पर वो दोनों अपने स्कूल के टाइम की कुछ यादें एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ पर जूनकू को एक दफ़ा तो ऐसे लगा था कि शायद उसका पुराना फर्स्ट लव किंडल होने लगा है। यामा उससे हमेशा बहुत स्वीटली बात करता था और उसे लगता था कि शायद मेरा हार्ट भी फ्लटर करने लगा है, शायद मुझे भी लाइफ पार्टनर मिल जाए, किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती हो। लेकिन यहाँ बातों बातों में एक फ्रेंड का जिक्र करते हुए यामा के मुंह से निकल जाता कि लास्ट टाइम उसे मैंने अपनी वेडिंग सेरेमनी में देखा था। ये सुनते ही वो शॉक्ड रह जाती है और कोई भी बहाना करके वहाँ से भाग जाती है और वो शुक्र करती है कि एटलीस्ट वो उसके लिए अभी तक फाल नहीं करी थी। जबकि यूरी को नेक्स्ट डे स्कूल में यामा मिलता है और टीचर यामा उससे कहता है कि कल रात मैं तुम्हारी एकेडमी टीचर के साथ ड्रिंक पर गया तो उसने मुझे बताया कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प कराऊंगा। लेकिन उसे बाकी सबसे ज्यादा ये चीज बॉदर कर कि जूनकू लगता है कि यामा के साथ बहुत क्लोज हो गई है। वो बहुत जेलस फील करने लगता है। अब नेक्स्ट डे यूरी क्लास में बात बात के बहाने जूनकू से पूछ लेता है कि क्या आप किसी को लाइक करती हैं या किसी को डेट कर रही हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूछता है कोई तो होगा आपके बहुत क्लोज जिसके साथ आप कभी कभार ड्रिंक करने के लिए जाती होंगी, लेकिन वो इस बात से भी मना कर देती है। वो तो भूल ही गई थी कि वो यामा के साथ ड्रिंक करने गई थी। यूरी को बहुत जेलस फील होता है कि ये मुझसे क्यों कुछ छुपा रही है और उसका मन ही नहीं लग रहा था। आज वो जल्दी क्लास ऑफ करके वहाँ से निकल जाता है। जबकि वही एतो जो कि जूनकू को बहुत बुरा भला कह रही थी, उसको उसका एक पुराना टीचर हरास कर रहा होता है कि यहाँ पर जूनकू एंड टाइम पर पहुँच जाती और एतो को उस डिजास्टर से बचा लेती है। एतो को पहली दफा जूनकू के लिए कुछ अच्छी वाइब्स आई थी। अब इसके बाद एतो यूरी के घर पर जाती है। पढ़ाई के बहाने उससे मिलने के लिए आई थी। वो उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव है और वो भी जूनकू के साथ। ये बात सुनकर यूरी खामोश हो जाता है। तो आगे से एतो कहती है कि अगर तुम अपनी धुन के पक्के हो तो इतना बता दूं कि मैं भी आखिरी हद तक जाऊंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ उसको जीतने के लिए। ऑफ कोर्स वो यूरी के बारे में ही कह रही थी, ये तो यूरी को भी मालूम था। जबकि उधर एक दिन यूरी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहा होता है कि वहाँ पर वो मासाशी को देखता है जो कि कोलैप्स होकर रोड पर गिरा पड़ा था। एक्चुअली उसके ऑफिस में बहुत काम था, उसने ओवरवर्क किया था। वो फौरन से कॉल करता है जूनकू को जो कि वहाँ पहुँच जाती है। जूनकू को वहाँ आते ही पता चलता है कि एक्चुअली मासाशी को एक पोर्ट पर जाना है जो कि वहाँ से 5 घंटे दूर है और वहाँ से कुछ सामान जो कि एक शिप पर जाने वाला था उसे किसी और शिप पर ट्रांसफर कराना है। अब वो मासाशी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, उससे कहती है कि इस हालत में तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूंगी। और यूरी तो ऐसे ही जूनकू की सुरक्षा के लिए रात का ट्रैवल था तो उनके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर वो मीवा से एक बात कहता है, उससे चोरी चोरी पूछता है कि अगर आपकी एज की कोई लड़की हो आप जैसी और उसको पता चले कि कोई हाई स्कूलर उसे लाइक करता है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सुनते ही एक दफ़ा तो मीवा खामोश हो गई थी, लेकिन उसे समझ आ गई थी कि मामला बहुत सीरियस है। अब सारे रास्ते मासाशी तो सोता रहता है जबकि जूनकू उसको कंपनी देने के लिए यूरी उसके साथ था। अब वो लोग पोर्ट पर जाते हैं और उसका सामान हैंडल कराने में उसकी काफ़ी हेल्प करते हैं।
अब इसी तरह से रात कट गई थी और अगली सुबह हो चुकी थी। वो लोग वापसी के रास्ते पर थे। यहाँ पर यूरी एक जगह पर रुकता है तो मासाशी की आंख खुलती है। वो हिम्मत करके जुनको को हक करता है और उसे थैंक्स करने लगता है। उसे बताता है कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। और यही सीन यूरी ने भी देख लिया था, लेकिन जुनको इतनी इनोसेंट थी, वो समझती है कि मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ इसीलिए मुझे इतना प्यार जता रहा है। और मासाशी तो बस यही सोचता रहता है कि हर दफा इतनी डम क्यों एक्ट करती है। लेकिन यूरी को सारी समझ आ गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मासाशी को अपनी राइवल की नज़र से देखता था। अब इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता समय गुजरता चला जाता है। जुनको बहुत दिल लगाकर यूरी की कोचिंग किया करती थी और यूरी का भी बहुत मन था कि वो जुनको का सपना पूरा करे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सके। यूरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। इस बात से जुनको बहुत खुश थी। उसकी इम्प्रूवमेंट देखकर उसे जब भी मौका मिलता था वो जुनको का हार्ट फ्लटर करने की जरूर कोशिश करता था। इतने में जुनको को एक और बात पता चलती है और वो ये थी कि एक्चुअली यूरी की अपने डैड से तो बनती नहीं और इसके साथ साथ उसकी मम्मी भी उसके साथ नहीं होती। शायद उनकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से जब वो घर जाता है तो वो बहुत लोनली फील करता है और इसी वजह से उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पर भी काफ़ी इफेक्ट है। अब जुनको का मन था कि उसका स्टूडेंट इमोशनली स्टेबलाइज हो, इसलिए वो हर तरह से उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एक दफ़ा उन्होंने कैंप पर जाना था तो वो बिल्कुल एक मम्मी की तरह से उसके हर सामान की चेक लिस्ट भी बना कर देती है जो उसने साथ पैक करके आना है। लेकिन यूरी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो नहीं चाहता था कि जुनको उसे किसी भी तरह से मदर वाली वाइब्स दे, वो चाहता था कि उसे गर्लफ्रेंड वाली वाइब्स दे। फिर उसके बाद वो दिन आ जाता है जब सारे स्टूडेंट्स बसेस में बैठकर कैंप के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने 3-4 दिनों के लिए रहना था। वहाँ पर उनके काफ़ी सारे टेस्ट्स भी होने थे और उन्होंने एंजॉय भी करना था। वहाँ पहुँचते ही यूरी को एक कॉल आती है जो कि एक्चुअली मीवा की तरफ से थी। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ जो कुछ अर्से पहले तुमने मुझसे पूछा था। वो उससे बोलती है कि जब तुम जुनको के सामने अपना लव कन्फेस करोगे वो बहुत खुश हो जाएगी। बहुत सालों से अच्छे से जानती हूँ, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अब ये बात सुनते ही यूरी को तो मानो ऐसे लगा था कि जैसे कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया हो। इतने में मासाशी भी वहाँ पहुँच जाता है। वो भी उसी शहर में आया हुआ था अपनी एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। एक्चुअली उस एरिया में बहुत ठंड थी और जुनको अपनी जैकेट्स लाना भूल गई थी। यहाँ पर मासाशी अपनी जैकेट उतार कर उसे पहना देता है और ये देखकर यूरी बहुत जेलस होता है। अब एक दफा यूरी मिसिंग हो गया था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। किसी ने उसे फॉरेस्ट में जाते हुए देखा था। रात भी होने वाली थी तो जुनको उसे तलाश करने के लिए उसे पीछे निकल जाती है। यहाँ पर बेचारी काफी दफा फॉरेस्ट में गिरी भी थी और जख्मी भी हो गई थी। इन दी एंड उसे यूरी मिलता है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ बॉयज का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर यूरी को वहाँ भेजा था कि टीचर जुनको उधर है। एक्चुअली वो यूरी से बहुत जेलस थे क्योंकि वो स्टार्ट से ही टॉपर्स रहे थे और अब यूरी उनको काफ़ी टफ टाइम देने लगा था। अब जब तक यूरी जुनको को वापस लेकर आता है तब तक रात हो गई थी और जंगल में गिरने की वजह से मासाशी वाली जैकेट भी बहुत गंदी हो चुकी थी। यहाँ पर यूरी उससे वो जैकेट उतरवाता है और अपनी जैकेट पहनने को बोलता है। वो उसके शोल्डर पर सर रखता है और कहता है कि 3 फ़रवरी ये डेट याद रखना, उस दिन मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा, क्योंकि उसने प्लान किया था कि वो उसी दिन उससे अपना लव कन्फेस करेगा। यूरी को जब से मीवा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला था वो बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की तरह से एक्ट करने लगता है। जुनको को उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पहुँच जाता है और जुनको ने भी ये बात फील की थी। बहुत सालों बाद उसका हार्ट फ्लटर करने लगा था और वो भी यूरी के लिए। यहाँ पर एक दफ़ा जब उनका फन का डे आता है तो ये तो यूरी के सामने आती है अपना बीच ड्रेस पहनकर। वो उसको पटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यूरी उसे नज़र भर के भी दोबारा नहीं देखता और साथ ही साथ जुनको को कह देता है कि अगर इसकी जगह कोई और होता जिसे मैं लाइक करता हूँ तो उसे ज़रूर मेरी अटेंशन मिलती। अब जब उनके कैंपिंग का लास्ट डे था तो उस दिन वो लोग बॉन फायर को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जुनको और दूसरे टीचर्स ने मिलकर एक एक्ट भी सेट किया हुआ था। परफॉर्म करते हुए बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। यूरी सारा समय उसे देखता रहता है। उसकी एज तो कम थी, लेकिन अपने बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज्यादा मैच्योर दिखता था। अब एक दफा मीवा की कॉल आती है यूरी को तो ऊपर से पहुंच जाती है जुनको, जो कि उनको बातें करते हुए सुन लेती है। वो बोलती है मैं समझ गई, ये सब तुम दोनों का मिला हुआ प्रैंक है। अच्छी बात है, वरना मुझे लगा था कि यूरी मुझे लाइक करने लगा है। अब यूरी को तो ये एक्सेप्ट नहीं था। उसके साथ वाले रूम में रहती थी, वो रात को उसके पास आता है और उससे बोलता है कि कोई एक्ट नहीं था, ये सब रियलिटी थी। और उसके थोड़ी ही देर बाद मासाशी को एक कॉल आती है और वो भागता हुआ जुनको के होटल में आता है। यहाँ पर आते ही उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली उसे एक वायरल इन्फेक्शन है और वो और यूरी दोनों को क्वारंटाइन कराया जा रहा है। और क्वारंटीन के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रूम था जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन यूरी को और जुनको को शेयर करना पड़ेगा।
ये सुनकर मसाशी बहुत जेलस होता है, जबकि यूरी वो जब जुनकू को देखता है कि वो सो चुकी है तो उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसके साथ ही सो जाता है। मसाशी भी खुद को फुल प्रोटेक्शन देने के बाद जुनकू को देखने के लिए आता है और ये सीन कि वो हाथ पकड़कर सोए हुए ये देखकर वो बहुत जेलस होता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।